जरा सोचिए, क्या कोई एक किताब, सिर्फ एक किताब पूरे देश की सोच बदल सकती है? क्या शब्दों में इतनी ताकत हो सकती है कि वो सदियों पुरानी बेड़ियों को तोड़ दें? आज हम एक ऐसी ही, कह सकते हैं एक विस्फोटक किताब की बात करने वाले हैं। राहुल सांकृत्यायन की दिमागी गुलामी। एक ऐसी किताब जिसने एक पूरी कौम की बीमारी का पता लगाने का हौसला दिखाया। इस किताब का आप कह सकते हैं हर पन्ना, हर शब्द बस एक ही बात चिल्ला चिल्ला के कहता है, अतीत की बेड़ियों को तोड़ दो। ये जो तस्वीर है ना, ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, ये एक ऐलान है, एक विद्रोह का ऐलान। और ये सवाल खड़ा करती है, कहीं हम सब भी तो किसी ऐसी ही अनदेखी जंजीर में जकड़े हुए नहीं हैं? भागो नहीं, दुनिया को बदलो। ये सिर्फ एक कोट नहीं है, ये राहुल सांकृत्यायन की पूरी जिंदगी का निचोड़ था। ये उस इंसान के शब्द हैं जिसने आराम से भाग जाने के बजाय रुककर, लड़कर दुनिया बदलने का रास्ता चुना। तो इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि ये महाविद्रोही आखिर किस बीमारी की बात कर रहे थे। फिर हम अतीत की उन जंजीरों को देखेंगे जिनकी उन्होंने पहचान की। इसके बाद उस दौर की मान्यताओं पर उनकी तीखी आलोचना को समझेंगे और जानेंगे कि कैसे वो समाज को बांटने वाली दीवारों को तोड़ना चाहते थे। और आखिर में बदलाव के लिए उनका वो रैडिकल नुस्खा क्या था, उस पर भी बात करेंगे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये थे कौन जिन्होंने इतने बेबाक, इतने साहसी विचार सामने रखे? चलिए मिलते हैं उस शख्स से जिन्हें उनके जमाने के लोग सिर्फ एक लेखक नहीं बल्कि एक महाविद्रोही कहते थे। उनका असली नाम तो केदारनाथ पांडे था और उनका राहुल सांकृत्यायन बनने का सफर वो अपने आप में एक कहानी है, एक क्रांति है। सोचिए, एक सनातनी हिंदू परिवार में जन्म लेकर वो बौद्ध भिक्षु बने और फिर मार्क्सवादी क्रांतिकारी। मतलब वो लगातार सच की तलाश में थे। और हाँ, वो सिर्फ लाइब्रेरी में बैठकर किताबें लिखने वाले इंटेलेक्चुअल नहीं थे। नहीं, वो सड़कों पर उतरकर किसानों के हक के लिए लड़ते थे, पुलिस की लाठियां खाते थे। उन्होंने बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज की आरामदायक जिंदगी को लात मारकर आम लोगों के लिए उनकी जुबान में लिखना चुना। क्यों? ताकि बदलाव की जो आग उनके अंदर थी वो हर घर तक पहुंच सके। चलिए अब सीधे किताब के दिल में उतरते हैं। जब सांकृत्यायन दिमागी गुलामी कहते हैं तो इसका असली मतलब क्या है? क्योंकि ये सिर्फ एक कैची टाइटल नहीं है, ये एक बहुत बहुत गहरी डायग्नोसिस है। और यहाँ सांकृत्यायन एक ऐसा आइडिया सामने रखते हैं जो शायद हमें थोड़ा असहज कर दे। वो कहते हैं कि हमारा वो शानदार अतीत जिस पर हम इतना गर्व करते हैं, वही हमारा सबसे बड़ा बोझ बन सकता है। एक ऐसी सोने की जंजीर जो दिखने में तो खूबसूरत है पर हमें आगे बढ़ने से रोकती है, हमें आज की मुश्किलों का सामना करने ही नहीं देती। सांकृत्यायन के हिसाब से ये दिमागी गुलामी एक बहुत खतरनाक शक्ल ले लेती है, अंध राष्ट्रवाद की शक्ल। ये वो सोच है जो साइंस को, सबूतों को नकार देती है और कहानियों को इतिहास मान बैठती है। ये वो सोच है जो आज की समस्याओं को हल करने के बजाय बस पुराने दिनों के गुणगान में लगी रहती है। सीधी सी बात है, ये तर्क पर आस्था की जीत है। और इस अंधी आस्था पर सांकृत्यायन के शब्द देखिए कितने तीखे हैं। वो कहते हैं, धार्मिक क्षेत्र में तो अंधेरे में काली बिल्ली देखने के लिए हर एक आदमी स्वतंत्र है। न यहाँ 16 आना 32 रत्ती ठीक ठीक तौलने के लिए कोई तुला है और न झूठ सांच की कोई पक्की कसौटी। मतलब साफ है, वो कह रहे हैं कि इस दायरे में कोई भी कुछ भी मान सकता है, क्योंकि वहां सच और झूठ को तौलने का कोई पैमाना, कोई तरीका ही नहीं होता। तो फिर इस दिमागी गुलामी के लक्षण क्या क्या हैं? सांकृत्यायन ने अपने दौर के समाज में इसके कुछ साफ साफ लक्षण पहचाने, जैसे अंधविश्वास, जाति का सिस्टम और यहां तक कि गांधीवाद के भी कुछ पहलू। चलिए एक एक करके इन्हें देखते हैं। सांकृत्यायन को जो बात सबसे ज्यादा परेशान करती थी वो ये थी कि ज्योतिष जैसे अंधविश्वास सिर्फ गांव देहात में नहीं बल्कि पढ़े लिखे लोगों और यहां तक कि सरकार में बैठे मंत्रियों के बीच भी खूब चल रहे थे। उनके लिए ये इस बात का सीधा सबूत था कि समाज आगे जाने के बजाय पीछे की तरफ जा रहा है। ये दिमाग पर परंपरा की एक दुखद जीत थी। अब बात करते हैं गांधीवाद पर उनकी सोच की, जो कि बहुत दिलचस्प है। देखिए, एक तरफ तो वो गांधी जी की तारीफ करते थे कि उन्होंने आज़ादी की लड़ाई को आम जनता तक पहुंचा दिया, लोगों में त्याग की भावना जगाई। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने खुलकर आलोचना भी की। उनका कहना था कि गांधीवाद ने कई पुराने अंधविश्वासों और दखियानुसी सोच को और मजबूत कर दिया। वो मानते थे कि गांधी जी का जो ट्रस्टीशिप वाला आर्थिक मॉडल था वो असल में अमीरों को ही बचाता है और उनके कई विचार साइंस की अनदेखी करते थे। और फिर आता है जाति का सवाल। सांकृत्यायन के लिए जाति व्यवस्था सिर्फ एक सामाजिक बुराई नहीं थी,
नहीं, वो इसे देश की एकता के रास्ते में खड़ी सबसे बड़ी दीवार मानते थे। उनका तर्क बहुत सीधा और साफ था। अगर कोई नेता मन ही मन अपनी जाति के बारे में सोचता है तो वो पूरे देश का नेता हो ही नहीं सकता। नौकरियों से लेकर राजनीति तक वो अपनी जाति वालों का पक्ष लेगा ही लेगा। ये एक ऐसी सच्चाई थी जिसका वो डट कर सामना करना चाहते थे। चलिए अब एक और बड़े और संवेदनशील मुद्दे पर आते हैं, हिंदू मुस्लिम तनाव। सांकृत्यायन ने इस प्रॉब्लम को एक बिल्कुल ही अलग एंगल से देखा। उनके मुताबिक इस मसले का हल धर्म की गलियों में नहीं बल्कि कहीं और था। उन्होंने साफ साफ कहा कि हिंदू मुस्लिम समस्या असल में धार्मिक है ही नहीं, ये एक आर्थिक मसला है। ये अमीर लोगों का, जमींदारों का, पूंजीपतियों का बनाया हुआ एक हथियार है। क्यों? ताकि गरीब हिंदू और गरीब मुसलमान आपस में लड़ते रहें और कभी भी अपने असली दुश्मन यानी उनका शोषण करने वालों के खिलाफ एक ना हो पाएं। तो इसका इलाज क्या था? उनकी योजना बिल्कुल साफ थी। पहला, गरीब हिंदुओं और मुसलमानों को यह समझाओ कि तुम्हारी लड़ाई एक है। जमीन, मजदूरी, पढ़ाई, तुम्हारी जरूरतें एक जैसी हैं। दूसरा, उन्हें बताओ कि तुम्हारा असली दुश्मन एक दूसरे नहीं बल्कि वो अमीर जमींदार और सेठ हैं जो तुम्हारा खून चूस रहे हैं। और तीसरा, उन सभी धार्मिक रीति रिवाजों पर सीधा हमला करो जो नफरत फैलाते हैं, चाहे वो गोरक्षा हो या बलि प्रथा। मतलब सिर्फ साथ खाने पीने की बात नहीं थी बल्कि अपने हक के लिए मिलकर लड़ने की बात थी। तो दिमाग की इन सारी बेड़ियों को तोड़ने का सबसे पक्का तरीका क्या है? सांकृत्यायन के मुताबिक इसका जवाब था शिक्षा में। और उनकी योजना कोई मामूली सुधार के नहीं बल्कि एक पूरी क्रांति की थी। उनका मानना था कि हर बच्चे को, चाहे वो लड़का हो या लड़की, 6 से 12 साल तक मुफ्त और ज़रूरी शिक्षा मिलनी चाहिए और साथ में पढ़ना चाहिए। हर जिले में खेती और कारखानों से जुड़े वोकेशनल स्कूल हों। पढ़ाई का मीडियम बच्चे की अपनी मातृभाषा हो। और हाँ, हायर एजुकेशन के लिए सरकारी स्कॉलरशिप सिर्फ उन होनहार बच्चों को मिलें जो गरीब और पिछड़े तबकों से आते हैं। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं थीं, ये एक नए भारत का पूरा ब्लूप्रिंट था। लेकिन उनका सबसे रैडिकल आइडिया तो ये था, वो चाहते थे कि स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक हर स्टूडेंट के लिए कुछ घंटे शारीरिक मेहनत करना, जैसे खेती करना, खुदाई करना या कुछ बनाना, कंपलसरी हो। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि जब तक पढ़े लिखे लोग हाथ से काम करने को छोटा समझना बंद नहीं करेंगे तब तक समाज में बराबरी आ ही नहीं सकती। ये दिमाग और हाथ के बीच की खाई को पाटने का उनका तरीका। और आखिर में ये एक लाइन उनकी पूरी सोच का निचोड़ है, बाहरी क्रांति से कई ज्यादा जरूरत मानसिक क्रांति की है। हमें दाहिने बाएं आगे पीछे दोनों हाथ नंगी तलवार नचाते हुए अपनी सभी रूढ़ियों को काट कर आगे बढ़ना चाहिए। मतलब साफ है, असली लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि अपने अंदर की सोच से है। ये हर पुरानी परंपरा पर सवाल उठाने और उसे बिना डरे काटने का एक खुला आह्वान था। और ये बातें हमें आज के एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। सांकृत्यायन ने यह सब करीब 100 साल पहले लिखा था, पर आज जब हम सब गलत खबरों और सोशल मीडिया की बहसों के बीच जी रहे हैं तो दिमागी गुलामी का ये कॉन्सेप्ट कितना काम का है? क्या हम आज अपने अतीत से सिर्फ सीख ले रहे हैं या फिर अनजाने में उसी की जंजीरों में बंधते जा रहे हैं? एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको खुद अपने अंदर ही ढूंढना होगा।